हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जी ट्यूशन क्लास में स्वागत है। जो मैंने सुबह क्लास ली थी लाइव, तो मैंने कुछ कारणवश मैंने उसे बीच में से ही रोक दिया था। तो उसके आगे का हम अब कराने जा रहे हैं। आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। राम नरेश त्रिपाठी, विश्वत रेखा, प्राण निछावर। ठीक है, इतना ही आप लोगों को लिखा मिलेगा वहाँ, और उसका जो है इस पदांश की व्याख्या तथा संदर्भ प्रसंग लिखना होगा। तो संदर्भ है प्रस्तुत पंक्तियां स्वप्न काव्य संग्रह से हमारी पाठ्य पुस्तक यानी कि काव्य खंड में से संकलित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से ली गई है। यानी कि अब इसका प्रसंग। तो इन पंक्तियों में कवि ने देश प्रेम की महत्वता को बताते हुए कहा है कि देश प्रेमी दुविधाओं अथवा सुविधाओं का विचार नहीं करता है। ठीक है। अब इसकी व्याख्या देखो। त्रिपाठी जी कहते हैं कि भूमध्य रेखा क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति जो वहां की असहनीय गर्मी के कारण हाँफ हाँफ कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, यानी कि वहां इतनी गर्मी पड़ती है उस देश में, यानी कि उस प्रदेश में, कि वहां के लोग जो है हाँफ हाँफ कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अपनी जन्मभूमि से बहुत ही अधिक प्रेम करते हैं, उसके प्रति अपार श्रद्धा भाव रखते हैं। वे ऐसे भीषण गर्मी के क्षेत्र को त्याग कर अन्य शीतल प्रदेश में जाकर रहना पसंद नहीं करते, यानी कि वो अपना प्रदेश नहीं छोड़ना चाहते हैं और किसी अन्य यानी कि प्रदेश में जाकर अपना जो शीतल प्रदेश है ना, उसमें जाकर अपना जीवन व्यतीत नहीं करना चाहते हैं। इसी प्रकार ध्रुव प्रदेश में जहाँ हर समय बर्फ जमी रहती है, सहनीय सर्दी पड़ती है तथा कोहरे के कारण दिन में भी रात का भ्रम होने लगता है, किंतु वहां के निवासी भी जीवन की यातनाओं व विपदाओं को सहते हुए कांप कांप अपना जीवन उसी प्रदेश में व्यतीत करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनमें भी अपने देश और जन्मभूमि के प्रति अटूट प्रेम हो है। ठीक है। उसकी रक्षा के लिए वे अपने प्राणों को निछावर कर देते हैं, यानी कि अपने प्रदेश से ही वो प्रेम करते हैं, अन्य किसी प्रदेश में नहीं जाना चाहते हैं। ठीक है। उसी देश में मरना चाहेंगे और उसी देश में जीना चाहेंगे, ऐसे लोग होते हैं। काव्यगत सौंदर्य, कवि ने इस सत्य को प्रमाणित करने का सफल प्रयास किया है कि अपनी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान होती है। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। ठीक है। अब दूसरा यहाँ पर है, कवि दृष्टांतों के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि दुर्गम प्रदेशों में रहने वाले लोग भी अपने देश को छोड़कर सुविधाजनक स्थानों पर नहीं जाना चाहते हैं। यह कवि ने उपयुक्त उदाहरण के द्वारा प्रदेशों में प्राप्त भौतिक सुविधाओं के प्रति आकर्षित होकर प्रदेश की ओर पलायन करने वाले भारतवासियों के अंतर में स्वदेश प्रेम को यानी कि जागृत करने का प्रयत्न किया है। यानी कि वो अपने ही देश और प्रदेश यानी कि उसी देश और प्रदेश का में ही यानी कि प्रेम करते हैं, और किसी अन्य देश या प्रदेश में जो वो रहते हैं या नहीं रहते हैं, तो उससे वो प्रेम नहीं करते हैं। अपने ही देश से प्रेम करते हैं, अन्य किसी देश से प्रेम नहीं करते हैं। भाषा इसकी साहित्यिक हो जाएगी हिंदी, और रस इसका वीर रस, और गुण ओज, और अलंकार पुनरुक्त प्रकाश तथा अनुप्रयास हो जाएगा। अब देशभक्ता चंद्रशेखरा, स्थानम यानी कि वाराणसी नास्ति चिंता। ठीक है। संदर्भ इसका हो जाएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के देशभक्ता चंद्रशेखर नामक पाठ से लिया गया है। अनुवाद इसका क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर वाराणसी न्यायाधीश के आसन पर एक उच्च खंड पारसी बैठा है, तो सिपाही चंद्रशेखर को उसके सामने लाते हैं। जो सिपाही होते हैं तो वो चंद्रशेखर आजाद को जो है उसके सामने प्रकट कर देते हैं, यानी कि उनके सामने ला देते हैं। मुकदमा आरंभ होता है, यानी कि मुकदमा जो है उसकी शुरुआत हो जाती है। चंद्रशेखर पुष्ट अंगों वाला गोरे रंग का 16 वर्षीय किशोर है, यानी कि चंद्रशेखर आजाद की जो एज है वो 16 साल है। सिपाही, श्रीमान यह चंद्रशेखर है, राजद्रोही है। पिछले दिन इसने ही असहयोगियों की सभा में एक सिपाही दुर्जय सिंह के मस्तक पर पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया, जिससे दुर्जय घायल हो गया। न्यायाधीश उस बालक को आश्चर्य से देखते हुए, रे बालक तेरा क्या नाम है? तो चंद्रशेखर क्या कहते हैं? आजाद, दृढ़ होकर उत्तर देते हैं।
न्यायाधीश तेरे पिता का नाम क्या है? तो चंद्रशेखर कहते हैं मेरे पिता का नाम स्वतंत्र है। न्यायाधीश तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारा घर कहाँ है? तो चंद्रशेखर उत्तर देता है कि कारागार में ही मेरा घर है। न्यायाधीश अपने मन में इस स्वाधीनता के लिए कितना मत वाला है? प्रकट रूप में यह नवयुवक अत्यधिक हीट और उद्दंड है, मैं इसे 15 कोड़ों की सजा देता हूँ। चंद्रशेखर कहते हैं चिंता नहीं है मुझे, ठीक है। वाराणसी यानी कि इसका भी अनुवाद करना होगा, ठीक है, गद्दांश। तो वाराणसी यानी कि वाराणसी सुविख्यातम ज्ञानश्च वर्धयति, ठीक है। तो इसका संदर्भ है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही बार आता है और इस बार भी आ सकता है। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संस्कृत वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है, यानी कि वाराणसी पाठ से लिया गया है। हिंदी अनुवाद वाराणसी अत्यधिक विख्यात प्राचीन नगरी है। ये स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार आकृति वाली पक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। दूर दूर के देशों से असंख्य पर्यटक यहाँ नित्य प्रति आते हैं और उसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत ही प्रशंसा करते हैं। वाराणसी में प्राचीन से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित है। अब भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बह रही है और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। इस समय यहाँ अनेक आचार्य और उच्च कोटि के विद्वान हैं और वैदिक साहित्य के अध्यापन में लगे हुए हैं। न केवल भारतीय अपितु विदेशी भी देववाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं, यानी कि यहाँ फ्री विद्या जो है ग्रहण करते हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। जीवन सूत्राणि किस्मिद गुरुत्तरम प्रणाद, यानी कि ये श्लोक है, इसकी व्याख्या पूछ ली जाती है। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणि नामक पाठ से अवतरित है। यहाँ एच द्वारा पूछे गए प्रश्न और युधिष्ठिर द्वारा दिए गए उत्तर संग्रहित होते हैं, ठीक है। अनुवाद इसका एच भूमि से भी भारी क्या है? तो ये उत्तर देते हैं आकाश से भी ऊंचा क्या है? तो वायु से भी शीघ्रगामी क्या है? तो तिनकों से भी अधिक असंख्य क्या है? तो युधिष्ठिर जो है उत्तर देते हैं युधिष्ठिर गौरव में माता भूमि से भी भारी है, पिता आकाश से भी ऊंचा है, मन वायु से भी शीघ्रगामी है, चिंता तिनकों से भी अधिक दुर्बल बनाने वाली है। फिर अथवा यानी कि दूसरा पूछ लिया जाएगा आपसे कि किसमें मरिष्ठता, ठीक है। तो इसका जो संदर्भ है जो मैंने अभी बताया था वही है संदर्भ, आप लोग देख सकते होगे, देख लोगे और यही एग्जाम में आएगा। अनुवाद यच प्रवासी का मित्र कौन है? गृह में निवास करते हुए अर्थात गृहस्थ का मित्र कौन है? रोगी का मित्र कौन है? और मरने वाले का मित्र कौन है? तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं युधिष्ठिर से यात्रियों का समूह कारवा प्रवासी का मित्र है, गृह में निवास करने वाले अर्थात गृहस्थ की पत्नी मित्र है, रोगी का मित्र वैद्य है, मरने वाले का मित्र दान है, यानी कि मित्र दान है। अनियोक्ति विलासा संदर्भ प्रस्तुत अनियोक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड अनियोक्ति विलासा पाठ से अवतरित है। अगर आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिएगा तो टेलीग्राम और भाष्य ग्रुप को ज्वाइन करें, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। कोकिला समूह तो सत्य, ये भी पूछ लिया जाएगा आपसे, तो इसका संदर्भ मैंने बता दिया, ये ऊपर है, आप लोग देख सकते हैं। अनुवाद है इसका, हे कोयल जब तक भौरों से युक्त कोई आम्र वृक्ष विकसित हो तब तक तुम अपने नीरस दिनों को करील के वृक्षों पर ही बिताओ, अर्थात जब तक अच्छे दिन आए व्यक्ति को बुरे दिन किसी भी प्रकार व्यतीत करने चाहिए, ठीक है। अब जो है अपने पठित
खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप लोग अपनी किताब में देखिएगा कि कौन सा जो है खंड काव्य हमारे जिले में है, तो उसी जिले के हिसाब से ये आता है। ठीक है, आप लोग अपनी किताब से इसे तैयार कर लीजिएगा। जीवन परिचय, एग्जाम में यही जीवन परिचय आएगा। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अंगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था तथा इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा इनके पिता के पास रांच तहसील नामक ग्राम में हुई थी। एक इंटरमीडिएट में आने पर इनकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न हो गई। ठीक है, तथा गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। उसके बाद इन्होंने सरकारी नौकरी की, किंतु स्वभाव मान के कारण इन्होंने सरकारी नौकरी को छोड़कर थोड़े समय के लिए मिर्जापुर के ही मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक के रूप में कार्य किया। मिर्जापुर के पंडित केदारनाथ पाठक एवं प्रेमघन के संपर्क में आकर इन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी आदि कई भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। आनंद कादम्बिनी नामक पत्रिका में इनकी रचनाएं जो है प्रकाशित होने लगी। इन्होंने 19 वर्ष तक नगरी प्रचारणी सभा में हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक का पदभार ग्रहण कर लिया। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रधानाध्यापक भी रहे। वहां वे बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने के बाद हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए तथा इनकी गिनती उच्च कोटि के विद्वानों में होने लगी। इस महापुरुष का सन 1941 में स्वर्गवास हो गया तथा इसकी रचनाएं जैसे कि कृतियां हैं चिंतामणि, भ्रम, गीतसार, त्रिवेणी, नगरी प्रचारणी पत्रिका। महादेवी वर्मा, ठीक है, इनका जीवन परिचय हम लोग देख लेते हैं। जीवन परिचय, हिंदी साहित्य में आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध कवित्री एवं लेखिका महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद साहब वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। माता का नाम हेमरानी साधारण कवित्री थी एवं श्री कृष्ण में अटूट श्रद्धा रखती थी। ठीक है, इनके नाना जी को भी ब्रज भाषा में कविता करने की रुचि थी। नाना एवं माता के गुणों का महादेवी पर गहरा प्रभाव पड़ गया था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई थी। 9 वर्ष की अल्पायु में ही इनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा से कर दिया गया। किंतु इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। अत्यधिक परिश्रम के फलस्वरूप इन्होंने मैट्रिक से लेकर एमए तक की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में ही उत्तीर्ण की। 1933 ईस्वी में इन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य पद को सुशोभित किया। 11 सितंबर 1987 को ये महान कवित्री पंचतत्व में विलीन हो गई। ठीक है, इनकी कुछ कृतियां थी, आप लोग देख सकते हैं, निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि अभी आपसे एक श्लोक पूछ लिया जाएगा। जो प्रश्न पत्र में ना आया हो आप लोग वही लिखिएगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे आप लोगों को। तो आप लोग देख सकते हैं, वर्णम मंगलम यत्र विभूतिश विभूषणम कौपीनम यत्र कौशयम साकाशी के निमित्ते। आप लोग ये लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे, ठीक है, जो 1 या 2 नंबर के आते हैं। जैसे ग्रामीणान का उपासता, तो यहाँ पर आपका सूत्र हो जाएगा ग्रामीणान एका नागरिका उपासत। वाराणसी नगरी कस्या नदा कूले स्थिता, तो यहाँ पर आपका सूत्र क्या रहेगा, वाराणसी गंगया नदा कूले स्थिता। अब जो है आपसे प्रधानाचार्य को खेल सुविधा पत्र पूछ लिया जाएगा, कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर बहुत सिंपल होता है, यानी कि प्रशिक्षक का पता डाल दो, ग्राम, दिनांक, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, स्कूल का नाम यहाँ पर डाल देना है। इसी फॉर्मेट में आप लोग को लिखना है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। जैसे कि विश्वविद्यालय में खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में, तो महोदय सभी ने निवेदन जो है कि हमारे विद्यालय में खेल सुविधाएं बहुत कम है। खेल सामग्री व मैदान की उचित व्यवस्था न होने से छात्रों का शारीरिक विकास बाधित हो रहा है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया विद्यालय में आवश्यक खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने की कृपा करें। तो यहाँ पर आपको लास्ट में लिखना है धन्यवाद भवदीय, यानी कि आपका आज्ञाकारी छात्र नाम यहाँ पर डाल देना है, कक्षा डाल देना है, यानी कि क्लास।
निबंध का फॉर्मेट आप लोग देख सकते हैं, इस प्रकार है, आप लोगों को इसी प्रकार लिखना है। शीर्षक स्वच्छता का महत्व, भूमिका, यहाँ पर हेडिंग डालना है स्वच्छता मानव जीवन एक आवश्यक अंग है, इससे हमारा शरीर और वातावरण दोनों स्वस्थ रहते हैं। विषय विस्तार, ठीक है। स्वच्छता अपनाने से हमारी बीमारियां कम होती हैं। घर, विद्यालय और आसपास साफ सफाई रखने में समाज स्वस्थ बनता है। महात्मा गांधी ने भी स्वच्छता पर विशेष जोर दिया था। अब लास्ट में आपको लोगों को हेडिंग डालनी है उपसंहार। अतः हमें प्रतिदिन स्वच्छता अपनानी चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मेट है निबंध का। मैंने आप लोगों का जो है क्लास 10th का पूरा पेपर ही करा दिया है, आप लोग यही देख लीजिएगा, यही आएगा 18 फरवरी को। ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।